नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी के चैप्टर को, जिसके अंदर हम ऑलरेडी हिमालयाज को डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज द सेकेंड चैप्टर इन इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने हिमालयाज के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की, राइट। उसके अंदर हमने 5 तरह की हिमालयन रेंजेस के बारे में बात की। सिमिलरली अब हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। बिफोर वी बिगिन, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के एक दो और नाम है जो आपको मालूम होने चाहिए, बिकॉज कभी कभार एग्जामिनर आपको उस नाम से सवाल पूछ लेता है। सबसे कॉमन नाम जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ठीक है। एक और कॉमन नाम है इनका, वो है इंडो गांजेटिक प्लेन्स। यहां तक कि एक और कॉमन नाम है इनका इंडो गांजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ठीक है। इनको डिपोजिशनल प्लेन्स भी कहा जाता है। सो अगर एग्जामिनर आपसे ये बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिपोजिशनल प्लेन्स ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडो गंजेटिक प्लेन्स, अबाउट इंडो गंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, अबाउट ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ही मीन्स वन एंड द सेम थिंग, दैट इज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। क्लियर है ये बात? सो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम, जब भी हमारे सामने सवाल होगा अबाउट एनी ऑफ दिस, हमें डील करना है विद नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इटसेल्फ। क्लियर है? सो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन बिफोर वी डिस्कस, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो के अंत में प्रॉमिस किया था कि कुछ फैक्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो मिस आउट हो गई थी हमारी रिगार्डिंग इंडियाज लोकेशन इन द फर्स्ट चैप्टर, उनको हम यहाँ पे आपके साथ पूरा करेंगे। ये फैक्ट्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द थिंग इज कि ये किसी चैप्टर के अंदर फिट नहीं होते, एज सच ये किसी भी चैप्टर के अंदर फिट नहीं होते, इसीलिए हम इनको जो है यहीं पर आपके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं। सो बिफोर वी डिस्कस अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, लेट अस डिस्कस सम फैक्ट्स अबाउट इंडिया एंड इट्स लोकेशन। कुछ फैक्ट्स आप ऑलरेडी देख भी चुके हैं पहले। इंडिया का जो टोटल लैंड फ्रंटियर है वो अप्रॉक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि इंडिया अपने आसपास की कंट्रीज के साथ जो बॉर्डर शेयर करती है वो 15,200 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7,516.6, हमने पिछली वीडियो में एक अप्रॉक्सीमेट फिगर बताई थी 7,517 किलोमीटर्स, बट ये थोड़ी एग्जैक्ट फिगर है, जिसके अंदर बेसिकली अगर आप मेनलैंड की बात करें सो वो 6,100 किलोमीटर्स है, और कोस्ट लाइन ऑफ 1,197 इंडियन आइलैंड्स विच टचेस 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो ये सारी की सारी कोस्ट लाइन जो है, इसको हम इकट्ठा देख के बोल सकते हैं 7,517। और एक और फैक्ट जो आपको मालूम होना चाहिए वो ये है कि ये सारी की सारी कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द आइलैंड्स वाली कोस्ट लाइन कुल मिला के 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को टच करती है। इसके बाद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द सेंटर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। ये ऑलमोस्ट कंट्री को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स। एरियाज लाइंग द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल इंडिया। इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वेयर एज एरियाज टू द साउथ ऑफ इट इज नोन एज ट्रॉपिकल इंडिया। तो ये अगर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि गुजरात से स्टार्ट होकर त्रिपुरा तक एक्सटेंड होता है, ये पार्ट इंडिया को 2 हिस्सों में तोड़ता है अगर हम क्लाइमेट के हिसाब से देखें। ये तो हुआ ट्रॉपिकल पार्ट और ये हुआ सब ट्रॉपिकल पार्ट, राइट। फर्दर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। 8 स्टेट से पास करता है ये। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
ठीक है, ये इन 8 स्टेट से पास करता है। साथ ही में हमने उन सिटीज़ का नाम भी बताया है जिनके थ्रू ये इन पर्टिकुलर स्टेट्स में से पास करता है। गुजरात में जसदान, राजस्थान में कालिंजगढ़, मध्य प्रदेश में शाजापुर, छत्तीसगढ़ में सोनहट, झारखंड में लोहारदगा, वेस्ट बंगाल में कृष्णनगर, त्रिपुरा में उदयपुर एंड मिजोरम में चंफाई। ये स्टेट्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, आपको स्टेट्स के नाम जरूर डेफिनेटली मालूम होने चाहिए किन किन स्टेट्स के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। और लास्टली, इंडिया लाइज ईस्ट टू द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, जो हमारा प्राइम मेरिडियन है जो कि ग्रीनविच से पास करता है। ग्रीनविच लंदन, सॉरी नॉट लंदन, यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है जहां से आपका प्राइम मेरिडियन पास करता है। और क्योंकि इंडिया उसके ईस्ट में लाई करता है, तभी इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड हम फॉलो करते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट जो फॉलो करते हैं, बेसिकली जिसके बेस पे हम +5.3 GMT हम इंडिया का टाइम फॉलो करते हैं। ये बेसिकली ईस्ट पे लाई करता है। देयरफॉर इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी एन ईस्टर्न कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स सिचुएशन इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एक तो नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर हमने ड्रॉ किया था, वो तो होता है बेसिकली 0 डिग्री के हिसाब से, और जो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न होता है वो होता है GMT के हिसाब से। ठीक है, ये हुआ ईस्टर्न पार्ट, ये हुआ वेस्टर्न पार्ट, और क्योंकि इंडिया लाइज इन द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईस्टर्न कंट्री। फर्दर, एक और फैक्ट के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी रिगार्डिंग डे लाइट सेविंग्स टाइम। इसको लेकर मैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। DST is the practice of setting the clocks forward 1 hour from standard time during the summer months and back again in the fall in order to make better use of natural daylight. So basically इसमें होता क्या है, जैसे हमने आपको इंडिया के केस में बताया था, क्योंकि हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का है, और 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 2 आवर्स, राइट। अगर मान लीजिए अहमदाबाद में या फिर और भी ईस्ट में चले जाते हैं, अगर मान लीजिए बड़ौदा में टाइम है 5:30 PM का, यहाँ पर डिब्रूगढ़ जो कि एक सिटी है असम में, यहाँ पे टाइम है ऑलमोस्ट 7:30 PM। लेकिन हम इंडिया में केवल एक ही टाइम फॉलो करते हैं, यानी कि इंडिया में हम डे लाइट सेविंग्स टाइम को फॉलो नहीं करते। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज हम केवल एक टाइम जोन को फॉलो करते हैं। इंडिया फॉलोज ओनली 1 टाइम जोन, इसीलिए हम जो है डे लाइट सेविंग टाइम के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते। इसमें वैसे होता क्या है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग द क्लॉक्स फॉरवर्ड 1 आवर फ्रॉम स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरिंग द समर मंथ्स एंड बैक अगेन इन द फॉल इन ऑर्डर टू मेक बेटर यूज ऑफ नेचुरल डे लाइट. It is in use during the period from spring to autumn when Europe and US get an extra hour of daylight in the evening. So ये बहुत कॉमन है यूरोप में, यूएस में, इवन रशिया में, बिकॉज रशिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है. रशिया में 7 टाइम जोन्स हैं. So daylight saving time is followed in over 70 countries on various dates. लेकिन remember always, India does not follow the concept of daylight saving time. India currently observes Indian Standard Time all year, और ये Indian Standard Time जो है ये basically plus 5.5 hours from GMT है. Daylight saving time has not been used since our records start in 1970. So 1970 से जब से हमारे रिकॉर्ड्स स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर अब तक हमने कभी भी डेलाइट सेविंग टाइम को इस्तेमाल नहीं किया. ठीक है, ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए. सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो पिछली वीडियो में हमारे मिस हो गए थे. आशा करता हूँ कि इससे कुछ हेल्प मिलेगी आपको. अब हम फाइनली स्टार्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. सो फिजियोग्राफी ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के इस चैप्टर में अब आपका स्वागत है, और देखते हैं किस तरीके से इनका जो है डेवलपमेंट हुआ.
सबसे पहले जिस तरीके से हमने हिमालयाज़ की फिजियोग्राफी में उनका टाइमलाइन समझा, वैसे ही यहाँ पर भी इनका टाइमलाइन समझना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा हिमालयाज़ को हमने कहा था यंग फोल्ड माउंटेन्स। हमने हिमालयाज़ को जब यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा, यानी कि ये टर्शरी पीरियड में मेजरली डेवलप हुए थे। आपको मालूम होगा ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन में ये मेजरली डेवलप हुए थे, यहाँ पे देख भी सकते हैं। सो ओलिगोसीन में ग्रेट हिमालयन रेंजेस आए, मायोसीन में मिडिल हिमालयन आए और प्लायोसीन में शिवालिक और पूर्वांचल आए। और फाइनली जब आपका अगला पीरियड आया विच इज़ द क्वार्टरनरी पीरियड, यहाँ पर जाके आपके डेवलप होते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स भी इनको कह सकते हैं। सो ये है आपका टाइमलाइन विच यू मस्ट रिमेंबर, यानी कि कहने का मतलब ये है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया आर यंगर देन द हिमालयास। ये यंगर है हिमालय से, इनकी एज सबसे लीस्ट है एज फार एज हिमालयाज एंड ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कंसर्न। तो इन दोनों में से इनकी एज जो है लीस्ट है। अब देखते हैं इनकी फिजियोग्राफी, यानी कि इनके एल्टीट्यूड, इनकी स्लोप, इनके लैंडफॉर्म्स के बारे में। टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज एंड टू द नॉर्थ ऑफ द पेनिनसुला लाइज द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। सो ऊपर आपके हिमालयाज हैं, राइट, दिस इज अरावली एक्चुअली, अभी आपको नहीं ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ये अरावली है, ये हिमालयाज है, ये पूर्वांचल हिल्स हैं, ये आपका पेनिनसुला इंडिया है। सो यहाँ पर बेसिकली लाई करते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। बहुत ही रफ मैप। इट इज़ एन एग्रेडेशनल प्लेन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और इसी के नाम पे इसको कहा जाता है इंडो गंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, राइट, बिकॉज ये डिपोजिशनल वर्क ऑफ दीज 3 मेजर रिवर सिस्टम से पैदा हुआ है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, राइट। रिकॉल द डिग्रेडेशनल एंड एग्रेडेशनल फीचर्स वी डिस्कस्ड इन जियोमॉर्फोलॉजी। आपको ध्यान होगा जब हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग द लैंडफॉर्म्स, राइट, हमने वहां पर मेंशन किया था रिगार्डिंग एलुवियल फैंस। सो एलुवियल फैंस जो है वो फुट हिल्स में बनते हैं, रिमेंबर। सो जब आपकी रिवर जो है वो माउंटेन से नीचे उतर के प्लेन्स में आ जाती है, यहां पर आके इट फॉर्म्स एलुवियल फैंस, जिनकी इमेज कुछ इस तरीके से बन रही थी, कोनिकल थे इन शेप, राइट। ये आपके एलुवियल फैंस थे, एलुवियल फैंस एंड एलुवियल कोन्स। ये बनते हैं बेसिकली इंडो गंजेटिक प्लेन्स में बहुत ही प्रिडोमिनेंटली, बिकॉज ये एलुवियम को अपने साथ लेकर आती हैं रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन्स। और डिग्रेडेशनल और एग्रेडेशनल फीचर्स भी आपको याद होंगे जो हमने डिस्कस किए थे इन चैप्टर नंबर 5 ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, जहां पर हमने एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की चर्चा की। वहां पर हमने आपको बताया था कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस असल में 2 तरह के होते हैं, डिग्रेडेशनल और एग्रेडेशनल। और एग्रेडेशनल का दूसरा नाम होता है डिपोजिशनल फोर्सेस, राइट। डिपोजिशनल फोर्सेस बेसिकली तब काम करते हैं व्हेन द सेडिमेंट लोड एक्सीड्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब आपका सेडिमेंट लोड इतना बढ़ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी को एक्सीड कर जाता है, योर सेडिमेंट्स डू नॉट ट्रैवल एनीमोर, वो ट्रांसपोर्ट नहीं करते, वो एक जगह आगे रुक जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, और इसीलिए इनको डिपोजिशनल प्लेन्स भी कहा जाता है। कैन यू अंडरस्टैंड नाउ? जो मैंने डिफरेंट इनके नाम बताए वो किस आधार पे बताए? सो ये एग्रेडेशनल प्लेन है फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क, इसीलिए ये डिपोजिशनल प्लेन्स भी माने जाते हैं। फिर इंडो गंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी माने जाते हैं, बिकॉज ये इन्हीं 3 रिवर्स के डिपोजिशनल वर्क से पैदा हुए हैं। फिर इनको इंडो गंजेटिक प्लेन्स भी कहा जाता है कभी कभार, ऑलराइट। फर्दर ये एक रफ मैप है, आप देख सकते हैं हिमालयाज हैं, दिस इज योर GHR, फिर आपके MHR, फिर OHR या फिर शिवालिक, और उसके बाद आपका ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया बनने स्टार्ट हो जाते हैं।
सबसे पहले बाबर, फिर तराई, फिर बांगर और फिर खादर, और फाइनली आपकी रिवर वैली है जहाँ से रिवर अब फ्लो करती है, राइट। ये एक रफ मैप है। वी विल बी ड्राइंग अदर मैप्स ऑल्सो, अदर डायग्राम्स ऑल्सो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को दिखाने के लिए। फिलहाल कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। These plain extend approximately 3200 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। आपको ध्यान होगा हिमालयाज में जो सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन थी वो GHR की थी। GHR एक्सटेंड करते हैं 2400 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। द एवरेज विड्थ ऑफ दीज प्लेन्स वेरीज फ्रॉम 150 टू 300 किलोमीटर। सो ये आमतौर पे 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक वेरी करती है इनकी विड्थ। The maximum depth of alluvium deposits varies between 1000 to 2000 meters. जो maximum depth है वो इतनी है। Very very important to note, it is widest in the west where it stretches for about 500 kilometers. So west में ये बहुत ज़्यादा wide है, लेकिन east में ये उतना ज़्यादा wide नहीं है। So यहाँ पर approximately 500 kilometers की width है Great Plains of India की, यहाँ पर 150 किलोमीटर के आसपास है। सो लीस्ट विड्थ आपकी जो है ईस्ट में पाई जाती है और मैक्सिमम विड्थ जो है वो वेस्ट में पाई जाती है। फर्दर सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ऑलवेज रिमेंबर ये क्वार्टरनरी पीरियड में इनका जन्म हुआ और इनकी जो लेंथ है वो 3200 किलोमीटर के आसपास है और विड्थ जो है वेस्ट में ज़्यादा है, ईस्ट में कम है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत बार सवाल पूछा गया है यूपीएससी में। इट इज़ वाइडेस्ट इन द वेस्ट वेयर इट स्ट्रेचेस फॉर अबाउट 500 किलोमीटर्स। फर्दर अब बात करेंगे रिगार्डिंग द डिविजन ऑफ द ग्रेट प्लेन्स। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द एलुवियम, ग्रेडियंट, ड्रेनेज एंड रीजनल ट्रेट्स, ठीक है। सो इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं जिस तरीके से हमने हिमालयास को डिवाइड किया 5 में, राइट। सबसे पहले ट्रांस हिमालयन, फिर GHR, फिर MHR, फिर शिवालिक, फिर पूर्वांचल, उसी प्रकार हम इनको भी डिवाइड करेंगे। फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जोन्स, दैट इज भाबर, द तराई एंड द एलुवियल प्लेन्स। सो कुल मिला के 3 इंपॉर्टेंट जोन्स इसमें बनते हैं, भाबर, तराई और एलुवियल प्लेन्स। और एलुवियल प्लेन्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 में, खादर और भांगर। क्लियर है? अब इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। सो इन टोटलिटी वी हैव 4 इंपॉर्टेंट डिविजन्स। अगर हम एलुवियल प्लेन्स को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो कुल मिला के हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं, भाबर, तराई, भांगर, खादर। अब एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। एक अगर आपको ब्रीफ डायग्राम बनाना है टू डिस्क्राइब ऑल ऑफ देम, आइए देख लेते हैं। ये बेसिकली जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है ये है आउटर हिमालयन रेंजेस या फिर शिवालिक्स। इसके जस्ट नीचे जो फर्स्ट लेयर आपको देखने को मिलती है वो है भाबर की। उसके जस्ट नीचे जो आपको सेकेंड लेयर देखने को मिलती है वो है तराई। और यहां से अगर आप गंगा यमुना के डायरेक्शन को दिखाएं, गंगा जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करती है और यमुना यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्लो करती है। ये गंगा है, ये यमुना है। सो यहाँ पर बीच में बनते हैं खादर और भांगर, ठीक है। यहाँ पे इन पार्ट्स में बनते हैं खादर और बनते हैं यहाँ पे भांगर। खैर, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तब आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगेगा कि डायग्राम हमने किस तरीके से बनाया है। फॉर नाउ सिंपली अंडरस्टैंड कि ये एक रफ डायग्राम है दिखाने के लिए लेयर्स किस तरीके से हैं। सो जो डायग्राम आपने यहाँ पे देखा कि बेसिकली सबसे पहले जो आपकी लेयर आती है वो भाबर की आती है, फिर तराई की आती है। इन्हीं लेयर्स को हमने आपको एक डिफरेंट तरीके से यहाँ पे पेश किया है। The Babar is a narrow belt about 8 to 16 kilometer wide running in east-west direction along the foot of the Shivaliks with a remarkable continuity from the Indus to the Teesta। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये नैरो बेल्ट है।
नैरो यानी कि बहुत ही पतली बेल्ट है, ये वाइड नहीं है, केवल 8 से 16 किलोमीटर तक ही वाइड है ये, रनिंग अलॉन्ग द फुट ऑफ शिवालिक्स विद अ रिमार्केबल कंटिन्यूटी. Rivers descending from the Himalayas deposit their load along the foothills in the form of alluvial fans. So जो rivers आ रही हैं हिमालय से, इमीडिएटली जो रिवर्स आती हैं हिमालय से, वो सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोड को डिपॉजिट करती हैं. डिपॉजिट देयर लोड अलॉन्ग द फुटहिल्स इन द फॉर्म ऑफ एलुवियल फैंस. These fans, consisting of rocks and boulders, gravel and unassorted sediments, have merged together to build up Bhabar Belt, which forms the northern boundary of the Great Plain. So जैसा कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, बाबर जो है ये साउथ ऑफ द हिमालयाज है, यानी कि साउथ ऑफ शिवालिक्स है, और ये नदर्न बाउंड्री फॉर्म करता है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की, यानी कि ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की नदर्न मोस्ट बाउंड्री भाबर फॉर्म करता है. और इसमें सबसे ज़्यादा जो है डिपोजिशन देखने को मिलती हैं. आपको फिर से रिकॉल करना होगा एलुवियल कोन्स और एलुवियल फैंस को, जो हमने जियोमॉर्फोलॉजी में देखे थे. कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में आप देख सकते हैं. एलुवियल फैंस की इमेज जो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है ये, राइट. ये कोनिकल हैं इन नेचर. सो सिंगल सिंगल को एलुवियल कोन बोला जाता है, लेकिन कलेक्टिवली इनको एलुवियल फैंस भी कहा जाता है, राइट. ये वहां पर क्यों है देखने को मिलते हैं, बिकॉज यहां पर बहुत सारे पेबल्स, ग्रेवल, सेडिमेंट्स, बोल्डर्स देखने को मिलते हैं. The Bhabar, further, the porosity of the pebble-studded rock bed is so high that most of the streams sink and flow underground. So basically होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर भाबर के इमीडिएटली योर रिवर हैज़ कम डाउन, राइट. और जब इमीडिएटली रिवर नीचे आती है, क्योंकि इमीडिएटली स्लोप में कटौती देखने को मिलती है, यहाँ पर बड़े बड़े रॉक्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं. क्योंकि यहां पर बड़े बड़े रॉक्स डिपॉजिट हो जाते हैं, सो होता क्या है, पानी जो है वो उसका फ्लो बेसिकली इनके नीचे से चला जाता है. सो वाटर फ्लोज बीनीथ द पेबल्स. सो सरफेस पे आपको पेबल्स दिखते हैं, पानी का फ्लो नीचे रहता है. द पोरोसिटी ऑफ द पेबल स्टडीड रॉक बेड्स इज सो हाई दैट मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स सिंक्स एंड फ्लोज अंडरग्राउंड. सो स्ट्रीम्स जो है वो अंडरग्राउंड फ्लो करती हैं. देयरफॉर द एरिया इज मार्क्ड बाय ड्राई रिवर कोर्सेज एक्सेप्ट इन द रेनी सीजन. ठीक है. सो केवल रेनी सीजन में आपको यहाँ पे पानी ऊपर देखने को मिलता है, लेवल ज़्यादा, अदरवाइज एरिया इज मार्क्ड बाय ड्राई रिवर कोर्सेज. द भाबर बेल्ट इज कंपैरेटिवली नैरो इन द ईस्ट एंड एक्सटेंसिव इन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिली रीजन. सो ये ईस्ट में तो काफ़ी नैरो है और एक्सटेंसिव है वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न हिली रीजन में. एरिया इज अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. ऑब्वियसली बात है, अगर नीचे सॉइल ही नहीं तैयार हुआ, नीचे केवल बोल्डर्स और पेबल्स हैं, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर डेफिनेटली नहीं हो सकता. एरिया इज अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड ओनली बिग ट्रीज विद लार्ज रूट्स थ्राइव इन दिस बेल्ट. सो यहाँ पर केवल वो वाले ट्रीज यहाँ पे थ्राइव कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा लंबी और लार्ज होती हैं, राइट. दिस इज अबाउट भाबर. क्लियर है भाबर के बारे में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहले ये नैरो बेल्ट है, ठीक है, साउथ ऑफ शिवालिक्स में लाई करती है, और यहाँ पे एलुवियल कोन्स और एलुवियल फैंस के लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं. फिर आपको मालूम होना चाहिए इट इज़ मार्क्ड बाय ड्राई रिवर कोर्सेज एंड अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. एंड ऑल्सो रिमेंबर ये नैरो है ईस्ट में एंड एक्सटेंसिव है वेस्ट में. क्लियर. सेकेंड पॉइंट, अब बात करेंगे तराई की. तराई जो है वो एकदम ऑपोजिट है टू बाबर, क्योंकि जब इमीडिएटली आपका रिवर नीचे आ गया है, यहीं पर आपका फॉर्म हो जाता है तराई. सो यहाँ पर फॉर्म होता है तराई, जहाँ पे केवल पानी फ्लो करता है, और इसीलिए तराई इज़ अ 15 to 30 किलोमीटर वाइड मार्शी ट्रैक्ट. सो वो तो आपका नैरो था, लेकिन ये आपका वाइड है और ये मार्शी है, यानी कि ये मार्श लैंड है इन द साउथ ऑफ बाबर, रनिंग पैरेलल टू इट. तो जैसा कि आपको हमने इस डायग्राम में दिखाया, ये भाबर है, ये तराई है, दोनों आपस में पैरेलल है. एकदम साउथ में लाई करता है तराई टू बाबर. इट इज मार्क्ड बाय द री एमर्जेंस ऑफ द अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स ऑफ द बाबर बेल्ट. सो जो स्ट्रीम्स वहां पे अंडरग्राउंड चली गई थी, पत्थरों के नीचे चली गई थी, उन्हीं की अब री एमर्जेंस होती है. द री एमर्ज्ड वाटर कन्वर्ट्स लार्ज एरियाज अलॉन्ग द रिवर्स इनटू इल ड्रेन्ड मार्शी लैंड्स ऑफ एक्सेसिव डैम्पनेस कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट.
क्योंकि यहाँ पर एकदम से स्ट्रीम्स इमर्ज हुई, क्योंकि यहाँ पर एकदम से पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, सो यहाँ पर डैम्पनेस भी बहुत ज़्यादा है, प्लस यहाँ पे थिक फॉरेस्ट कवर भी है. Most of the Tarai land, especially in Punjab, UP and Uttaranchal, has been reclaimed and turned into agricultural land and is used for cultivation of sugarcane, rice and wheat. बेसिकली एक प्रैक्टिस होती है जिसका नाम होता है सॉइल रिक्लेमेशन. जो एग्रीकल्चर के बच्चे होंगे यहाँ पर, या जिन्होंने एग्रीकल्चर ऑप्शनल लिया होगा, या जिन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में कुछ BSc MSc करी होगी, दे मस्ट रिलेट ओवर हेयर कि एक प्रैक्टिस होती है सॉइल रिक्लेमेशन की, जहाँ पर आप खराब सॉइल को रिक्लेम कर सकते हैं यूजिंग सर्टन एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस. सिमिलरली इस डैम्प लैंड को हमने फार्मर्स ने बेसिकली पंजाब, यूपी और उत्तरांचल में इसको जो है रिक्लेम करके इसको कन्वर्ट कर दिया है एग्रीकल्चरल लैंड में. सबसे ज़्यादा तराई रीजन जो है वो यूपी में पाया जाता है. इसको रिक्लेम करके इन्होंने यूज़ किया है फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, राइस एंड व्हीट, राइट. और तराई में बेसिकली इतनी ज़्यादा, अगर आप देखें, इतना अच्छा सॉइल है ये, क्योंकि फॉरेस्ट कवर बहुत थिक था यहाँ पे. सो जो फाइनली सॉइल बनता है वो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉइल बनता है. The south of Tarai is a belt consisting of old and new alluvial deposits known as the Bhangar and Khadar respectively. So जो old है वो बांगर है और जो new है वो खादर है. ये इनके respective नाम है. These plains have characteristic features of mature stage of alluvial erosional and depositional landforms such as sandbars, meanders, oxbow lakes and braided channels. देखिए इस पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज हमने स्टेजेस ऑफ फ्लूवियल इरोजन की बात नहीं करी, जीएस का पार्ट नहीं है, लेकिन इन चीज़ों की बात हम कर चुके हैं, मियांडर्स की, ऑक्सबो लेक्स की, चैनल्स की, इन चीज़ों की बात हम कर चुके हैं अंडर द चैप्टर ऑफ फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स. तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि ये सारे लैंडफॉर्म्स आपके फाइनली आपको भांगर और खादर में देखने को मिलेंगे. सबसे पहले बात करते हैं भांगर की. भांगर इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड एलुवियम एंड फॉर्म्स द एलुवियम terrace above the level of flood plains. It is often impregnated with calcareous concretions known as कंकर. ठीक है. सो भांगर के अंदर आमतौर पे आपको calcareous concretions जैसे कि कंकर देखने को मिलते हैं. The khadar is composed of newer alluvium and forms the floodplains along the river banks. A new layer of alluvium is deposited by river flood almost every year. These deposits are normally confined to the vicinity of the present river channels. The clays have less conker and the organic remains entombed in them belong to still living species. So ये difference है basically भांगर और खादर में. भांगर के अंदर क्योंकि कंकर ज़्यादा होते हैं, so आम तौर पे इसमें जो उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन खादर में क्योंकि कंकर कम होते हैं तो यहाँ पर फर्टिलिटी ज़्यादा देखने को आपको मिलती है, राइट. दिस इज़ हाउ यू कैन रिलेट इट ओवर हेयर. ये आपका जो है ऊपर जो लाई करता है अबव द फ्लड प्लेन्स भांगर है, ये खादर है. ये अलोंग द रिवर बैंक्स है, लेकिन दिस इज़ हायर देन द फ्लड प्लेन्स, ये भांगर है. और भांगर में आपको मिलते हैं कैल्शियस कंक्रीशंस, इसीलिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर या फिर कल्टिवेशन के लिए. ठीक है. ये ओल्ड एलुवियम भी माना जाता है. खादर जो है वो न्यूअर एलुवियम है. इट फॉर्म्स द फ्लड प्लेन्स अलोंग द रिवर बैंक्स, राइट. सो इन केस आपसे अगर सवाल पूछा जाता है मेंस के अंदर अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, सो आपसे एक्सपेक्टेड है कि या तो आप ये वाला डायग्राम बनाएं, ठीक है, या आप ये वाला जो मैंने आपको दिखाया है, इन दोनों में से एक डायग्राम बनाना होगा, प्लस आपको चारों डिविजन्स के बारे में ब्रीफली मेंशन करना होगा, राइट. सो दिस इज़ व्हाट इज एक्सपेक्टेड अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है. फाइनली हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस इस प्लेन का क्या है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का सिग्निफिकेंस क्या है. With its fertile alluvial soils, flat surface, slow-moving perennial rivers and favorable climate, the Great Plains of North India is of great significance. क्योंकि यहाँ पे soils alluvial हैं, flat surface हैं, slow-moving perennial rivers हैं और favorable climate है, so इसके बहुत सारी advantages हैं. alluvial soils के बारे में हम जानेंगे आगे जाके कि इनकी exact खासियत क्या होती है, बट यहाँ पर केवल इतना जान लीजिए कि alluvial soils जो हैं वो बहुत ही fertile soils माने जाते हैं. First of all, it is home of about half of the Indian population, although it accounts for less than 1/4 of the total area of the country. आप देख सकते हैं यूपी हाईएस्ट पॉपुलेशन, बिहार
पॉपुलेशन डेंसिटी में टॉप करता है। सो यूपी की पॉपुलेशन हाईएस्ट है और बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। The plain supports some of the highest population densities depending purely upon agro-based economy in some of these areas. So ये सबसे ज़्यादा population densities को भी support करते हैं, जबकि इनका जो एरिया है वो केवल 1/4 of the total area of the country है। Secondly, the extensive use of irrigation has made some parts of these plains, especially Punjab, Haryana, Western UP, the granary of India. So पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी को ग्रीनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको ये भी मालूम होगा फ्रॉम योर इकोनॉमिक्स स्टडी कि ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एरियाज जो हैं वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी ही माने जाते हैं। Thirdly, the entire plain except the Thar Desert has a close network of roads and railways which has led to large-scale industrialization and urbanization. क्योंकि ये प्लेन एरिया है, ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज भी एस्टैब्लिश हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन भी अच्छे स्केल पर हुआ है। Finally, the development of trade and commerce in this plain is a natural sequel of industrialization and urbanization. क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, प्रौद्योगिकरण हुआ, जिसके चलते आपका ट्रेड और कॉमर्स भी यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ। Finally, there are many religious places along the banks of the sacred rivers like the Gangas and the Yamunas which are very dear to Hindus. ठीक है, सो ये सिग्निफिकेंस है आपके ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का। काफ़ी सरल है एज़ कम्पेयर टू हिमालयाज, राइट। आपको लगा होगा क्योंकि हिमालयाज में हमने कितना कुछ देखा, उसके कंपैरिजन में ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया काफ़ी सिंपल है, काफ़ी शॉर्ट है, बट इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस में सिमिलर है एज फार एज द हिमालयाज। ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द पेनिनसुला ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू हैव डाउट्स प्लीज़ आस्क देम एट द गिवन ईमेल आईडी।